हेलो बच्चों, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर 1 का के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो 14 तक हो गए थे लास्ट वीडियो में। अभी हम करेंगे 15 से। ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध जो है वो 10 वर्षों तक चलता रहा और 2001 में ये समाप्त हो गया था। 16 क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, राजनीतिक प्रणाली, वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है? जिसमें संसाधनों पर सारा का सारा जो अधिकार होता है वो केवल और केवल सरकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सारे जो संसाधन होंगे वो सरकार के अंदर होंगे। जो भी बजट, जो भी पैसा आएगा वो सब सरकार के पास इकट्ठा होगा और फिर सरकार का काम है उस पैसे को अपनी जनता में वितरित करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताइए। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी, और इससे ज़्यादा 4 नंबर में भी। तो इसका आंसर करते हैं हम। तो इसका आंसर है सोवियत संघ का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। देखो, क्योंकि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? साम्यवादी। मतलब राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो साम्यवादी थी, यानी कि जितना भी संसाधनों पर अधिकार है वो किसका है? सरकार का। लेकिन शॉक थेरेपी में क्या किया गया? साम्यवादी विचारधारा से एकदम से उसको पूंजीवाद पे लाया गया, यानी कि जितने भी सरकारी महकमे थे उनको निजी हाथों में भेज दिया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में कि सबको प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक है बच्चों। और ये प्राइवेटाइजेशन यानी कि पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो किसकी थी? अमेरिका की। तो इन्होंने सोवियत संघ में ही सोवियत संघ की व्यवस्था को बंद करके अमेरिकी व्यवस्था को चालू कर दिया गया था, क्योंकि 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया था। तो औद्योगिक ढांचा क्यों चरमरा गया था? क्योंकि 90% ऐसा कह लो कि 100% के लगभग ही सारे जो उद्योग थे वो क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। अब जो व्यवस्था जो है, जो लोग पिछले 70 सालों से साम्यवादी व्यवस्था को मानते हुए आ रहे हैं, उसी के अधीन में काम चल रहा है। अब वो एकदम से पूंजीवाद पे आ गए तो वो उसको झेल नहीं पाए। यदि व्यवस्था यानी कि शॉक थेरेपी को धीरे धीरे करके कुछ कुछ महकमों में लागू किया जाता तो ये शायद सफल होती, बट क्योंकि इसको 90% उद्योगों पर मतलब एकदम से लागू किया गया तो ये व्यवस्था काम नहीं करी, बल्कि जो इनकी रही सही व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट से लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। देखो, सभी लोग जो हैं अपने जो पूंजी होती है उसे बैंकों में जमा करते हैं, लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया, साम्यवाद से सीधे के सीधे पूंजीवाद पे आ गए, तो इनके लगभग 1500 बैंक दिवालिया हो गए। जब जब बैंक ही खुद को दिवालिया घोषित कर देगा तो उसने जिसका भी पैसा रखा हुआ है अब उसको वापस करने के लिए जवाबदेह नहीं है। तो ये शॉक थेरेपी के 2 नकारात्मक प्रभाव पड़े थे सोवियत संघ पर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? देखो, द्विध्रुवीय विश्व क्या है? जब विश्व में 2 महाशक्ति हैं। पतन से मतलब है अब विश्व में 2 महाशक्तियां नहीं है, केवल एक ही महाशक्ति है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 विरोधी गुटों में बट गया था। ये बात चल रही है 1945 की। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। उसके बाद से ही विश्व में 2 गुट बन गए थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों साथ में लड़े थे, मित्र राष्ट्रों के नाम से साथ में लड़े थे। लेकिन ये समाप्त होते होते ये दोनों ही आपस में दुश्मन बन गए
और शीत युद्ध शुरू हो गया 1945 से लेकर 1991 तक ये चलता रहा। नेक्स्ट है, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों के मध्य शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चलता रहा। 1990 में सोवियत संघ के विघटन, यहाँ पे 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 91 आएगा। 91 के बाद द्विध्रुवीय विश्व का पतन हो गया और केवल एक ही महाशक्ति अमेरिका रह गया। देखो 1945 से लेकर 1991 तक, इसको 90 को 91 बना लेना, ठीक है बच्चों। ये भी तो 45 से लेकर 91 तक ये शीत युद्ध चलता रहा और 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय विश्व का पतन हो गया। यानी कि अब जब एक व्यक्ति जो है वो धराशायी हो गया और दूसरा है, तो विश्व में अब दो महाशक्ति नहीं रही, केवल एक ही महाशक्ति रही और वो थी अमेरिका। और केवल अमेरिका, एक ही महाशक्ति अमेरिका रह गई, इसलिए विश्व एक ध्रुवीय बन गया। अब क्या था, देखो पहले दो ध्रुवीय था और अब एक ध्रुवीय बन गया, यानी कि अब इसमें दो महाशक्तियां नहीं है, केवल एक ही महाशक्ति है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूर्व सोवियत समाजवादी गणराज्य को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो पूर्व सोवियत समाजवादी गणराज्य को अब रूस के नाम से पुकारा जाता है। देखो रूस के नाम से ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने रूस को, जो कि और सभी गणराज्यों में, जो 15 गणराज्य थे उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज़्यादा संसाधन इसमें थे, तो इसको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सोवियत संघ के विघटन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का क्या अर्थ है? 21वां क्वेश्चन। तो पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण भी बोलते हैं और पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका का क्या अर्थ है? पुनर्रचना। और ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन। खुलापन मतलब उदारता। ठीक है, उदारता से मतलब है लोगों को छूट देना कि वो अपने हिसाब से अपना कोई बिजनेस कर सके। ठीक है बच्चे, और पुनर्रचना से मतलब है चीजों का पुनः निर्माण करना। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। तो देखते हैं इसे। 22वें क्वेश्चन कहता है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति किसने अपनाई थी और क्यों? देखो पेरेस्ट्रोइका क्या है? पुनर्निर्माण। ग्लासनोस्ट क्या है? खुलापन यानी कि उदारीकरण। ठीक है, तो ये अपनाया था राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में खुलापन और पुनर्रचना के लिए यह नीति अपनाई थी। तो ये भी अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इनके मीनिंग पूछ ली जाते हैं, पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है, ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है, और ये कब अपनाई गई थी और किसने अपनाई? तो 1985 में राष्ट्रपति गोर्बाचेव के द्वारा ये अपनाई गई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक गणराज्य बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से गणराज्य शामिल हैं? देखिए, जो सोवियत संघ था उसको कुछ भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो एक भाग था उसका बाल्टिक गणराज्य, और इसमें जो गणराज्य आते थे, जो राज्य आते थे, वो थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया था? दिस क्वेश्चन। तो आंसर है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIS से आप क्या समझते हैं? CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देखो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये CIS आखिर है क्या? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सारे के सारे 15 गणराज्य अलग हो गए, तो इनको डर था पहले तो, क्योंकि सब एक ही थे, तो सबकी सेना एक थी, सबकी करेंसी एक थी, अर्थव्यवस्था एक ही चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये सारे अलग हो गए, तो अब इनको अपनी अर्थव्यवस्था भी चलानी है और अपनी करेंसी भी बनानी है, अपना राजनीति भी देखना है अब, और
जिन जिन देशों से इनकी सीमाएं लगी हुई थी उनकी सुरक्षा का भार भी अब इनके ऊपर स्वयं ही आ गया था। अब हर देश अपने आप को कमज़ोर सोच रहा था। अब वो सोच रहा था कि हम कैसे करें कि अपने आप को दूसरे देशों से बचा के रखें। कहीं ऐसा ना हो दूसरे देश हम पे हमला करें और हम अपने आप को सर्वाइव ना कर पाएँ और हमारा देश दूसरे देश के सीमा में यानी कि दूसरा देश हम पर अपना अधिकार जमा ले। तो इसलिए एक दूसरे की सहायता के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब होने का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिका से हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देखो पहले तो प्रथम युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, उसमें शामिल होना। फिर सेकंड युद्ध हुआ, ठीक है, फिर उसमें 1939 से लेकर 45 तक उसमें लगे रहना। फिर 45 के बाद 1991 तक शीत युद्ध में लगे रहना। ठीक है, हर चीज़ में ही पैसे की ज़रूरत पड़ी और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान काफ़ी कुछ पैसा जो है अपने सैनिक साजो सामान पर, हथियारों पर, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर लगाया। साथ ही साथ जो इसने वारसा पैक्ट का निर्माण किया था 1955 में, जो किसके प्रत्युत्तर था, वो था 1949 में नाटो का जो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने भी निर्माण किया था एक सैनिक संगठन का और इसका नाम था वारसा पैक्ट। जो इन्होंने एक सैनिक संगठन था कि भाई उन्होंने बना लिया है तो हम भी बना लेते हैं। ठीक है, पश्चिम वाले देशों ने बना लिया है तो हमें भी बनाना चाहिए, इस तरह से। लेकिन इसका एक कारण एक ये था कि जो भी इस ग्रुप में शामिल देश थे वो सारे क्या थे, सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र थे। अब अपने मित्रों की अर्थव्यवस्था को भी सहायता देने के लिए सोवियत संघ उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता रहता था। तो शीतकाल में जो युद्ध के साजो सामान है उन पे भी इन्वेस्ट करना, साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्रों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के कारण सोवियत संघ अपने खुद के नागरिकों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, जिस कारण से अब अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर वो केवल युद्धों में अपना सारा का सारा ध्यान लगा रहे थे, जिस कारण इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 27। सोवियत संघ के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम देखी जाती थी? तो सोवियत संघ के उज़्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम देखी जाती थी। ठीक है बच्चों, तो जो सोवियत संघ है वहाँ पर उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा और मोस्टली राज कपूर की जो फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ के लोगों को इन फिल्मों के गाने ज़ुबानी याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के संक्रमण काल से होकर गुजरे। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को क्या नाम दिया गया था? तो देखिए, अगर आपको एक तरह से शॉक थेरेपी के बारे में पूछा जाए तो ऊपर वाला क्वेश्चन ना होकर आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसने पूछा है इस व्यवस्था को, उन्होंने पूरी व्यवस्था का नाम दे दिया है। अब उन्होंने पूछा है इस व्यवस्था का नाम क्या था? तो विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संक्रमण काल को शॉक थेरेपी का नाम दिया था। तो शॉक थेरेपी क्या थी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आप साम्यवाद या समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवाद पर ले आओ। पूंजीवाद क्या है? लोगों को स्वतंत्रता देना, व्यापार करने की, व्यवसाय करने की, चीज़ों को प्राइवेट कर देना। ठीक है, और साम्यवादी व्यवस्था क्या है? साम्यवादी व्यवस्था में सारे के सारे संसाधनों पर केवल और केवल सरकार का ही आधिपत्य होता है और जब पैसा धन आता है तो उसको लोगों में वितरित करने का कार्य, लोगों के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य भी किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो शॉक थेरेपी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 29 क्वेश्चंस देखते हैं।
शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हुआ? शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप, देखो शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में आना। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे के प्रत्येक राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाहित हुआ। तो देखिए, ये एक विडंबना भी है कि शॉक थेरेपी कहाँ पे अपनाई जा रही है? सोवियत संघ में। सोवियत संघ की व्यवस्था क्या है? साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था को अब क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं और किसको लेकर के आ रहे हैं? पूंजीवादी व्यवस्था को। अब पूंजीवादी व्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। तो एक तरह से अमेरिका की व्यवस्था जो है, या अमेरिका का डंका बज रहा है कहाँ पर? सोवियत संघ के गणराज्यों में। तो ये सोवियत व्यवस्था की पराजय और अमेरिकी व्यवस्था की सफलता कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट कब बना और कब समाप्त हुआ? तो वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को साम्यवादी राष्ट्रों की परस्पर संधि पर बना और 1 जुलाई 1991 को समाप्त हो गया। तो 1955 में ये बना है। नाटो की स्थापना हुई 1949 में। ये जो पैक्ट बना था, वार्सा पैक्ट, ये साम्यवादी राष्ट्रों की परस्पर संधि पर बना था और ये सैनिक संधि थी, या फिर कहते हैं कि भाई जिसको भी सुरक्षा की या सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको वो सहायता प्रदान की जाएगी। यदि नाटो के ग्रुप में से कोई देश किसी वार्सा पैक्ट के किसी एक देश पर भी हमला करता है तो पूरा का पूरा ग्रुप उस पर हमला करेगा, ना कि वही देश। ठीक है, यही इस पैक्ट को बनाने का जो उद्देश्य था। और ये समाप्त हो गया था 1 जुलाई 1991 को। 1991 को क्यों हुआ? क्योंकि खुद सोवियत संघ का विघटन इस दिन हो चुका था। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी कि विश्व में दो शक्तियों का होना। तो अभी हम इसे एक बार और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरकर सामने आईं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। तो दो शक्तियां आ गई थी कब? 1945 के बाद। 1945 क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि उस डेट को या उस साल में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। संपूर्ण विश्व में दो विरोधी विचारधाराएं थीं। ये दोनों विचारधाराएं परस्पर क्या थी? विरोधी थी। एक थी पूंजीवाद तथा दूसरी साम्यवादी। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ। इसलिए विश्व को द्विध्रुवीय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे और इसको आप रिवाइज करना। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करेंगे तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।